हेलो फ्रेंड्स, आज एक बार फिर से मैं मोहित मिश्रा आपके सामने हूँ। गौरव क्लासेस में एक सब्जेक्ट की हम बात कर रहे थे और उस सब्जेक्ट का नाम है पॉलिटी यानी राज्य व्यवस्था। कल जो हमने लेक्चर पर बात करी थी उन लेक्चर्स में हमने कुछ कमेंट्स भी पढ़े, तो उसमें मैंने प्रयास भी किया है। इस बार प्रयास करूँगा कि अपने आप को इम्प्रूव करूँ। उसमें मैंने थोड़ा स्पीड भी रखी थी, लेकिन आज थोड़ा प्रयास रहेगा कि थोड़ा स्लोली भी चलें। कल जितना भी आपको पढ़ाया गया था उसमें यदि आपके कोई भी क्वेश्चन बनते हैं तो आप उसको कमेंट में लिख करके हम लोगों को सेंड कर सकते हैं। मैं थोड़ा अपने विषय में बता दूं, मेरा नाम मोहित मिश्रा है। मैं पिछले 5 वर्षों से जीके के संविधान, राज्य व्यवस्था, इतिहास आदि विषयों पर अध्ययनरत करके आपको पढ़ाता हूं। नई नई चीज़ों को आपके सामने रखने का भी प्रयास करता हूं। और एक बात ये मैं रखता हूं कि मेरे द्वारा पढ़ाए हुए किसी भी एक टॉपिक पे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ये आप स्वयं जब अनसॉल्व्ड पेपर, जैसे पॉलिटी सब्जेक्ट चल रहा है, इस पॉलिटी में जो क्वेश्चन इससे आए हुए हैं वो अनसॉल्व्ड में जब आप देखेंगे जाकर, एक बार लेक्चर पूरा देख लें तो उसके बाद में जब आप अनसॉल्व्ड में देखेंगे जाकर के, तो आपके एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो बाहर जाए। तो इसीलिए हम आज आपके सामने हैं यहाँ पर गौरव सर के साथ में। आज एक टीम पर हमने चर्चा की, एक टीम जो गौरव सर के साथ में एक चल रही है। इसमें हम जीके जीएस के साथ में आपके साथ हैं। पांडे सर भी आगे आकर के जुड़ेंगे हम लोगों से। पांडे सर, जैसा कि आपको पता है कि लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन आप लोगों की सुविधा के लिए इन वीडियो को हम लोग रिकॉर्ड करके आप तक पहुंचाते हैं। आपको पढ़ाने का प्रयास भी करना ताकि आपका किसी भी तरह से लॉस ना हो। तो थोड़ी सी आज हमने बात रखी अपने विषय में। आगे अभी चर्चा होती रहेगी क्योंकि अभी कई लेक्चर्स हैं, क्योंकि अभी तो पॉलिटी राज्य व्यवस्था की शुरुआत ही है। कल जो हमने आपको राज्य व्यवस्था में पढ़ाया था 2 मिनट पर उसको हम फीडबैक दिए दे रहे हैं। हमने राज्य व्यवस्था में आपसे पिछले लेक्चर में पॉलिटी के पार्ट पर चर्चा की थी। हमने कहा था कि राज्य व्यवस्था के 3 भाग होते हैं और इन 3 भागों में से हमने सबसे पहले भाग पर चर्चा की थी और इस सबसे पहले भाग का नाम हमने बताया था राज्य। और हमने आपको बताया भी था कि राज्य का निर्माण करने वाले एलिमेंट्स 4 हैं और वो 4 एलिमेंट्स जो हमने आपको बताए, उन 4 एलिमेंट्स में सबसे पहला भूभाग, पहला भूभाग, दूसरा जनसंख्या और तीसरा शासन निकाय, चौथा संप्रभुता। कल हमने संप्रभुता पर भी चर्चा की थी। संप्रभुता यानी कि कोई भी देश, हम संप्रभुता की परिभाषा पर चल रहे एक बार फिर से, जो कल हमने बात कही थी। कोई भी देश अपने आंतरिक और बाहरी निर्णय लेने में यदि सक्षम है तो वह देश संप्रभु कहलाएगा और वह विधि, जिस विधि से वो अपने आंतरिक और बाहरी मामलों को नियंत्रित करता है, वह संप्रभुता कहलाती है। तो ये कल हमने लेक्चर्स पर चर्चा की। तो कल हमने राज्य को भी पढ़ाया आपको और राज्य के पश्चात में फिर हमने चर्चा की थी इसके पश्चात में शासन प्रणाली पर। शासन प्रणालियां हमने राजतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक 2 पर हमने चर्चा की। राजतंत्रात्मक की जब हमने चर्चा की तो हमने कहा राजा का पुत्र ही अगला राजा होगा, चाहे वह योग्य हो या अयोग्य, राजतंत्रात्मक कहलाएगा। फिर हमने लोकतंत्रात्मक पर भी चर्चा की थी, यानी डेमोक्रेसी। कल हमने अब्राहम लिंकन का भी उल्लेख किया। अब्राहम लिंकन जिन्होंने लोकतंत्र को प्रस्तुत किया, परिभाषित किया और विश्व में स्थापित किया। लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली के 2 भाग हमने चर्चा की थी। 2 भागों में एक था अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, गवर्नरशिप सिस्टम। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जब हमने कल रखा तो वो ये था कि प्रधानमंत्री पद की आवश्यकता नहीं होती। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में सिर्फ और सिर्फ राष्ट्राध्यक्ष होता है। फिर हमने चर्चा की थी संसदात्मक शासन प्रणाली, पार्लियामेंट्रीशिप, जिसमें हमने ये कहा था कि इसमें प्रधानमंत्री अलग होगा और राष्ट्रपति अलग होगा और जो प्रधानमंत्री होगा वो वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख होगा। अब आप कहेंगे कि वास्तविक कार्यपालिका क्या होती है? ये शब्द हमने अभी प्रयोग किया है, वास्तविक कार्यपालिका। तो कुछ समय आप रुक जाएं,
आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं पॉलिटी में, वो टॉपिक है गवर्नमेंट यानी सरकार। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें सबसे ज़्यादा एग्जामिनर्स ने क्वेश्चन बनाए हैं। आप यूपी SSSC, जैसा कि आज हमने अपने लेक्चर्स में यहाँ लिखा हुआ है, आप यूपी कांस्टेबल से लेकर के यूपी PSC तक की हम चर्चा कर ले तो वहाँ तक के आए हुए सभी क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे तो मेरे द्वारा पढ़ाई हुई पॉलिटी से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। ये जब हम आपको क्लास दे रहे हैं तो ये हम विश्वास के साथ आपसे कह रहे हैं कि मेरे द्वारा पढ़ाई गई इन क्लासों से आप राज्य सरकार की किसी भी D ग्रुप, C ग्रुप, B ग्रुप तक की भर्तियों को आप देख सकते हैं। अब A ग्रुप की बात हम नहीं करते हैं क्योंकि उसके लिए अध्ययन चाहिए, समय चाहिए, तो वो अदर क्लासेस होती हैं। तो आइए, हमने जैसा कि बात कही है राज्य के विषय में, फिर हमने बात कही है शासन प्रणाली के विषय में, और हमने कहा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की ओर हम बढ़ने जा रहे हैं और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा है सरकार। यहां से आपके क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। यदि पॉलिटी का ये इंट्रोडक्शन पार्ट जो अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, इसमें कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सरकार। अभी सरकार पर चर्चा करते हैं। तो सरकार को चर्चा करने के लिए अब हम इन दो पॉइंट को यहां से हटा दें, क्योंकि इन दोनों पॉइंटों पे कल हमने चर्चा कर ली है। आज हमें चर्चा करनी है सिर्फ और सिर्फ सरकार पर, यानी गवर्नमेंट पर। तो आज हम सिर्फ सरकार पर ही बात करेंगे। ध्यान से पढ़िएगा, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट यानी सरकार, और यहीं से आपके क्वेश्चन पिछले आए हुए कुछ पेपर्स में सबसे ज्यादा पूछे गए हैं। तो आइए चलते हैं, सरकार पे बात करते हैं। तो हमने पॉलिटी की बात कही। पॉलिटी के 3 भाग, पहला राज्य, दूसरा शासन प्रणाली, तीसरा सरकार। हम यहाँ पर चर्चा करने चल रहे हैं अब सबसे तीसरे वाले पार्ट पर, और इस तीसरे वाले पार्ट में हम बात करेंगे सरकार के 4 भागों की। जी हाँ, सरकार के 4 भाग होते हैं। देखिए जरा, हमने कहा सरकार के 4 पार्ट होते हैं, 4 भाग होते हैं, और इसमें जो सबसे पहला भाग होता है ये कहलाता है लेजिस्लेटिव यानी विधायिका, सबसे पहला पार्ट। दूसरा पार्ट जो होता है जिसे हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव्स यानी कि कार्यपालिका। ये कार्यपालिका पर भी हम चर्चा करेंगे। कल हमने आपको बताया था कि जो विधायिका है वो कानून का निर्माण करेगी और जो कार्यपालिका है वो उस कानून का निर्वहन कराएगी, क्रियान्वयन कराएगी, एक्टिवेशन कराएगी। मुझे लग रहा है स्पेस थोड़ा सा कम पड़ेगा क्योंकि ये पूरा हमें चार्ट अब यहाँ पर पढ़ना है, तो इस चार्ट को हम यहाँ पर प्रस्तुत करने जा रहे हैं आपके समक्ष में। तो इसको हटा दें पूरा, बल्कि यहाँ से, और ये भी पूरा हटा दें ताकि आपके लिए स्पेस अधिक से अधिक पर्याप्त बन सके। तो सरकार पर जब हम चर्चा करेंगे तो हमने कहा सरकार के 4 भाग हैं। 4 भागों की बात करें तो सबसे पहला भाग हमने अभी अभी बताया विधायिका, लेजिस्लेटिव। दूसरा भाग हमने आपसे चर्चा की है कार्यपालिका। तीसरे भाग की अगर जो हम चर्चा करें तो तीसरा भाग कहलाता है न्यायपालिका यानी जुडिशियरी। और जब हम चौथे भाग की बात करते हैं तो चौथे भाग में नाम आ जाता है प्रेस का यानी मीडिया का। 4 भाग हैं सरकार के। पहला भाग विधायिका, दूसरा भाग कार्यपालिका, तीसरा भाग जुडिशियरी न्यायपालिका, इसको एग्जीक्यूटिव कहते हैं और इसके लेजिस्लेटिव कहते हैं। तो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी एंड मीडिया, यानी चौथा है प्रेस। अब हम इन 4 भागों में चर्चा करेंगे। क्वेश्चन यहां से बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। देखिए, हमने कल चर्चा की विधायिका पर, तो हमने कहा कि जो कानून का निर्माण करेगा, जो कानून का निर्माण करेगा वो कहलाएगा विधायिका। जो कानून को लागू करेगा
कानून को लागू करेगा या कानून का क्रियान्वयन यानी एक्टिवेशन करेगा वो कहलाएगा कार्यपालिका। कार्यपालिका और यहाँ पर विधायिका। न्यायपालिका क्या होती है? तो जो कानूनी मामलों को उजागर करेगा, जो कानूनी मामलों को उजागर करेगा वो कहलाएगी न्यायपालिका। बल्कि कानूनी मामलों को उजागर करेगा और साथ ही साथ उनकी सुनवाई भी करेगा। तो इस तरीके से हमने बात कही है विधायिका पर, कार्यपालिका पर और न्यायपालिका पर। पहले हम बात करेंगे विधायिका, फिर हम बात करेंगे कार्यपालिका, फिर हम बात करेंगे न्यायपालिका और फिर हम बात करेंगे प्रेस पर। तो आइए सबसे पहले विधायिका को शुरुआत करते हैं। इसमें कुछ भी हमने इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट अभी बात नहीं कही है, तो फिर भी आप साथ में नोट करते चलें और प्रयास मेरा यही है कि आप थोड़ा सा गति अपनी जो है धीमी रख करके चल रहे हैं, तो आप लोग जो लोग नोट कर रहे हो साथ में नोट भी करते चलें। तो आई थिंक अब आपने नोट कर रखा होगा। आगे बढ़ते हैं। तो हमें जब विधायिका पढ़ना है तो हम बाकी को अभी हटा दे रहे हैं, सिर्फ विधायिका को रख रहे हैं क्योंकि हमारे पास पूरा चार्ट यहाँ पर बनना होना चाहिए। तो विधायिका हमने कहा जो कानून का, विधायिका जो कि कानून का निर्माण करेगी। अब देखते हैं ये कानून कैसे बनाती है। तो हमने कहा सरकार के 4 भाग और सबसे पहला भाग जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये है विधायिका। सर विधायिका की अगर जो हम बात करते हैं तो विधायिका के अपने 2 भाग होते हैं। देखिए कैसे विधायिका के 2 भाग होते हैं, एक होता है केंद्र और दूसरा होता है राज्य। जब क्वेश्चन आ जाए कि केंद्र की विधायिका, विधायिका मतलब जो कानून बनाएगा, केंद्र में जो कानून बनाएगा, तो केंद्र की विधायिका में प्रमुख शक्ति किसको कहते हैं? तो याद रखना केंद्र की विधायिका में प्रमुख शक्ति कहा जाता है संसद को। संसद यानी पार्लियामेंट। आर्टिकल कभी कभी इंपॉर्टेंट होते हैं तो आर्टिकल भी हम लिखते चल रहे हैं। जो संसद है इसको रखा गया है 79 में। याद रखना जो संसद है, संसद से जुड़ा हुआ अनुच्छेद है 79। बात करते हैं राज्य की। राज्य की विधायिका में प्रमुख शक्ति क्या है? तो राज्य की विधायिका में प्रमुख शक्ति कहलाती है असेंबली यानी विधानमंडल। विधानमंडल को रखा गया है आर्टिकल 168 में, 168 में। अभी तो हमने चर्चा की है कि केंद्र की विधायिका में प्रमुख शक्ति है संसद, राज्य की विधायिका में प्रमुख शक्ति विधानमंडल। अब इनमें चर्चा करें तो संसद के अपने 3 पार्ट रखे गए हैं भारत में। इसके 3 भागों में इसको रखा गया है। 3 भागों में जैसे हम चर्चा करें तो सबसे पहला भाग कहलाता है लोकसभा। इसको शॉर्ट में वैसे हमने लिख दिया है लेकिन हम पूरा लिख दें आपके लिए। पहला है लोकसभा, दूसरा है आरएस यानी राज्यसभा और तीसरा है प्रेसिडेंट यानी भारत का राष्ट्रपति। हमने कहा कि केंद्र की विधायिका है और केंद्र की विधायिका में प्रमुख शक्ति संसद जो कि केंद्र में विद्यमान होती है, तो प्रमुख शक्ति संसद है और संसद से जुड़ा हुआ अनुच्छेद है 79। अब यहाँ पर हमने संसद की व्याख्या की है। संसद के अपने 3 पार्ट हैं भारत में। पहला है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा और तीसरा है राष्ट्रपति। आइए देखते हैं कि इनको किन किन अनुच्छेदों में स्थापित किया गया है। तो जब हम लोकसभा की बात करते हैं तो लोकसभा से जुड़ा हुआ आर्टिकल है कौन सा? बोले 81। राज्यसभा की बात करते हैं तो राज्यसभा से जुड़ा हुआ जो आर्टिकल है ये है 80। अब राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति को कहाँ रखा गया है? तो याद रखिएगा जो आर्टिकल 152 की हम बात करते हैं, आर्टिकल यहाँ पर हमें 52 लिखना चाहिए, 152 तो राज्यपाल पे हमें चलेंगे। 52 से लेकर 62 तक की बात करें तो आर्टिकल 52 से 62 तक रखा गया है राष्ट्रपति को। तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति।
वैसे तो इनको पूरा ही आपको पढ़ना है संविधान में, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं राज्य व्यवस्था की, तो अभी हम इन सब पर इंडिविजुअल बात नहीं कर सकते, लेकिन आगे इन पर चर्चा करेंगे। जो राज्य व्यवस्था पढ़ रहे पॉलिटी, अभी उससे जुड़े हुए क्या इसमें क्वेश्चन बनेंगे, अभी उन पर चर्चा करते हैं। तो आते हैं केंद्र की बात करते हैं। केंद्र के 3 भाग, पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, तीसरा राष्ट्रपति। जो लोकसभा है, तो लोकसभा का संबंधित क्वेश्चन एक बना कि लोकसभा का प्रत्येक सदस्य कितने सदस्यों के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया है, ये यूपी SSSC का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। एक बार फिर से हम ये क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, लिख लीजिएगा। क्वेश्चन है, लोकसभा का प्रत्येक सदस्य कितने सदस्यों का या कितने नागरिकों का नेतृत्व करता है। इसी तरह राज्यसभा के लिए क्वेश्चन बना कि राज्यसभा का प्रत्येक सदस्य कितने नागरिकों का नेतृत्व करता है या कितने नागरिकों के द्वारा चुना जाता है। हालांकि आपको पता है कि राज्यसभा में अप्रत्यक्ष मत प्रणाली है। राज्यसभा के जितने भी सदस्य हैं वो सभी के सभी अप्रत्यक्ष मत प्रणाली से लोकसभा सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। लोकसभा के सदस्य प्रत्यक्ष मत प्रणाली से जनता के द्वारा चुने जाते हैं। कहने का अर्थ यह है कि जिनको हमने चुना वो प्रत्यक्ष मत प्रणाली, और जिनको हमने चुना है उनके द्वारा जब कोई चुना जाए तो वो अप्रत्यक्ष मत प्रणाली है। भारत में राष्ट्रपति का पद एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा चुना जाता है। यह भी एक अप्रत्यक्ष मत प्रणाली का ही हिस्सा है, और जब राष्ट्रपति संविधान में आप पढ़ेंगे तब उस एकल संक्रमणीय मत पद्धति की चर्चा करेंगे। क्या होता है उसमें वरीयता क्रम, उस पर भी चर्चा करेंगे, और कैसे उसमें मतों का वैल्यूएशन किया जाता है, यानी उनका मूल्यांकन किया जाता है। लेकिन अभी हम उस पर चर्चा नहीं करते। संसद में लोकसभा के एक सदस्य के द्वारा, याद रखिएगा, 7,50,000 सदस्यों का प्रतिनिधित्व किया जाता है। राज्यसभा के एक सदस्य के द्वारा, याद रखिएगा, 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व किया जाता है। यानी कि जब लोकसभा के सदस्य की हम चर्चा यहां पर कर रहे होंगे तो लोकसभा का जो एक सदस्य है वो ऐसा माना जाता है कि न्यूनतम 7,50,000 जनसंख्या के द्वारा नियुक्त हुआ। इसी तरह राज्यसभा की जब हम चर्चा करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि राज्यसभा का एक सदस्य न्यूनतम 10 लाख जनसंख्या के द्वारा चुना जाता है या उसका प्रतिनिधित्व होता है। एक बात याद रखना, अगर जो आप में से कुछ लोग पहले संविधान या पॉलिटी थोड़ा सा पढ़ चुके हैं तो उनको ये पता होगा कि हमारे संविधान का निर्माण करने वाली सभा का नाम था संविधान सभा। एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि संविधान सभा का प्रत्येक सदस्य कितने सदस्यों के द्वारा चुना गया या नेतृत्व उसका माना गया। तो याद रखना, जो संविधान सभा थी उस संविधान सभा का प्रत्येक सदस्य का जो नेतृत्व था वो 10 लाख जनसंख्या पर था। यानी कि वहां भी जब हम जनसंख्या की बात करेंगे तो 10 लाख आएगा एक सदस्य। उसी तरह राज्यसभा में भी जब हम चर्चा करेंगे तो 10 लाख पर एक सदस्य, लेकिन लोकसभा की जब हम बात करेंगे तो 7,50,000 पर एक सदस्य। तो जैसा कि हमने बात कही लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति की, अब इन पर आगे अभी हम चर्चा करते रहेंगे। लेकिन अभी जैसा कि हमने बताया कि हम बात नहीं कर रहे अभी संविधान की, अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सरकार की। और सरकार के 4 भाग में पहला भाग हमने चर्चा की है और पहला भाग है विधायिका। अब विधायिका में हमने विधायिका के 2 भाग की बात कही। तो जो पहला भाग था, ए पार्ट यहां हम लिख दे रहे हैं, ये था केंद्र, जिसको अभी हमने पढ़ लिया पूरा। और दूसरे भाग पर अब हम चर्चा करने जा रहे हैं जिसको हमने बी से इंडिकेट किया है, इसका नाम है राज्य। अब राज्य में हमने कहा कि राज्य की विधायिका में प्रमुख शक्ति क्या है, तो राज्य की विधायिका में प्रमुख शक्ति है विधानमंडल, और विधानमंडल को रखा गया है आर्टिकल 168 में। आइए देखते हैं, बात करते हैं, थोड़ा सा स्पेस यहाँ पर बना लिया जाए। तो ये आई थिंक संसद की बात जो अभी हमने यहाँ पर रखी है ये आपको समझ में आई होगी। अब हम चर्चा करेंगे विधानमंडल पर। विधानमंडल की जब हम चर्चा करते हैं तो विधानमंडल को भी 3 भागों में रखा गया है। 3 भागों में कैसे, इस पर भी चर्चा कर ले। तो सबसे पहला भाग कहलाता है विधान परिषद, और दूसरा भाग कहलाता है विधान सभा, और तीसरा भाग कहलाता है राज्यपाल। हालांकि
प्रथम श्रेणी सदन विधानसभा को कहा गया है, द्वितीय श्रेणी सदन विधान परिषद को कहा गया है, और जो तीसरा भाग है ये है राज्यपाल। लेकिन जब हम यहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद और राज्यपाल को हमने इस तरीके से व्यवस्थित करने की बात कही है, तो अनुच्छेद की जब हम बात करते हैं तो विधानमंडल का अनुच्छेद 168 आपको याद रहे, इस तरीके से हमने इसको इस सीक्वेंस में लिखा है। और विधान परिषद जो है इसका आर्टिकल याद रखिएगा 169। इसी तरह से विधानसभा, और विधानसभा के जब आर्टिकल की बात करेंगे तो याद रखिएगा 170। हाँ, राज्यपाल ये थोड़ा पहले रखा गया है। राज्यपाल जो स्थापित किया गया है ये आर्टिकल 153 से 162 तक रखा गया है। यूपीपीएससी, अभी क्वेश्चन एक आया, यूपीपीएससी जो एग्जाम लास्ट अभी अटेम्प्ट किया होगा कुछ लोगों में, आप में से कुछ लोगों ने, तो उसमें क्वेश्चन आया था कि राज्यपाल के अनुच्छेद 162 में किस विषय को रखा गया है। ये राज्यपाल से जुड़ा हुआ है क्वेश्चन। अभी लास्ट जो क्वेश्चन पेपर अभी हुआ है यूपीपीएससी के द्वारा, पीसीएस का जो अभी पेपर हुआ है उसमें ये क्वेश्चन आया था। वो क्वेश्चन आपका यहीं से था। क्वेश्चन ये था कि राज्यपाल से जुड़ा हुआ अनुच्छेद 162 में कौन सा विषय रखा गया है। तो याद रखिएगा राज्यपाल से जुड़े हुए अनुच्छेद 162 में राज्यपाल की शक्तियों का विभाजन रखा गया है, ये बात आप याद रखना। अब उसमें ऑप्शन क्या था ये तो मुझे भी नहीं इस समय याद है, लेकिन क्वेश्चन याद था तो इसलिए हमने उस पर चर्चा कर ली। तो मेरा कहने का अर्थ है कि आप ये समझ लें कि किस तरीके से यहाँ क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन अभी हम इन पर इंडिविजुअली नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि इंडिविजुअली पढ़ेंगे जब हम संविधान पढ़ेंगे। अभी आप संविधान नहीं पढ़ रहे हो, आप पढ़ रहे हो राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी, और पॉलिटी में हम बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं सरकार पर। अपने टॉपिक से हम इधर उधर जाना फिर हमारे लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। तो बात करें राज्य की, विधानमंडल की, और विधानमंडल के 3 भाग हमने चर्चा किया, विधान परिषद, विधानसभा, राज्यपाल। विधान परिषद के जो भी सदस्य हैं वो भी अप्रत्यक्ष मत प्रणाली के द्वारा चुने जाते हैं। कैसे, उस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन उसमें योगदान रहता है राज्यपाल का भी, उसमें योगदान रहता है नगर निगम का भी, उसमें योगदान रहता है जल निगम का भी, उसमें स्नातक का भी योगदान रहता है, अध्यापकों का भी योगदान रहता है। तब जाकर के सभी सदस्य चुने जाते विधान परिषद के। याद रखिएगा विधानसभा के सभी सदस्य आपके द्वारा ही चुने जाते हैं, यानी कि एक जनता के द्वारा चुने हुए सदस्य विधानसभा में रहते हैं, जिनको हम कहते हैं विधायक। लेकिन अभी हम उस नाम पर चलें जो नाम आपसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन बना, विधान परिषद के सदस्यों को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा विधान परिषद के सदस्यों को एमएलसी कहते हैं। क्या कहते हैं? एमएलसी। पूरा नाम आइए देखते हैं। तो पूरा नाम याद रखिएगा इनका, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। पूरा नाम है एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये एमएलसी जो है, एमएलसी पर अगर जो हम चर्चा करें तो एमएलसी बोला जाता है विधान परिषद के सदस्यों को। फिर बात करें विधानसभा की, तो विधानसभा के सदस्यों को क्या बोलते हैं? एमएलए, यानी कि पूरा नाम यही है, इसको हम यहाँ पर साइड में नोट कर रहे हैं। पूरा नाम वही रहेगा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ये एमएलए और पहले एमएलसी, दो नाम यहां पर हमने चर्चा की। एमएलसी कहा जाता विधान परिषद के सदस्यों को, एमएलए कहा जाता विधानसभा के सदस्यों को। एक बात याद रखना, क्योंकि विधान परिषद के सदस्य में हमने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की जल निगम बोर्ड, नगर निगम, इसके अतिरिक्त स्नातक, अध्यापक और राज्यपाल, इनके द्वारा चुन करके पहुंचते हैं। तो यहाँ पर कोई भी सदस्य किसी भी प्रकार की जनसंख्या का नेतृत्व नहीं करेगा। जैसे हमने थोड़ी देर पहले 7,50,000 लोकसभा में बताया, 10 लाख राज्यसभा में बताया, लेकिन यहां ऐसा नहीं होगा। विधान परिषद का सदस्य एक भी जनसंख्या पर नेतृत्व नहीं होगा। इसका नेतृत्व जो होगा वो विधानसभा के सदस्यों का होगा। याद रखिएगा जो एमएलए होगा वो न्यूनतम 75,000 जनसंख्या पर चुना जाएगा। 75,000, 75,000। या एक बात याद रखना कि जो हमारा विधायक है, जिसको हम विधायक भी कहते हैं, उसको हम लोग एमएलए के नाम से भी जानते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो जो एमएलए है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या एमएलए है,
ये विधानसभा का जो सदस्य होता है ये न्यूनतम 75,000 जनसंख्या पर चुना जाएगा, ऐसा यहाँ पर माना जाता है। ये आपके संविधान में मान्यता है। तो यहाँ पर हमने बात कही विधानसभा की, फिर हमने बात कही इसके पहले विधान परिषद की, और फिर हमने बात कही राज्यपाल पे। राज्यपाल की बात करते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्यपाल वही कार्य करता है जो केंद्र में राष्ट्रपति करता है। अगले जब हम टॉपिक पर बढ़ेंगे, अभी गवर्नमेंट के हमने, सरकार के हमने 4 पार्ट पढ़ने हैं। 4 पार्ट में से हमने पहला पढ़ा है और ये पहला है विधायिका। अब ये विधायिका का इंट्रोडक्शन आपके सामने है। इसमें अगर जो आपका कोई भी क्वेश्चन बने तो आप उसको कमेंट में जरूर लिख करके पूछ सकते हैं। अब हम विधायिका से अगले पार्ट पर चल रहे हैं, जो सरकार का दूसरा भाग है, उसको हमने थोड़ी देर पहले लिखा भी था, नाम है कार्यपालिका। आइए बात करते हैं कार्यपालिका पर। तो अभी हमने पढ़ा था विधायिका को, अब हम दूसरे भाग पर चल रहे हैं और दूसरा भाग है कार्यपालिका। कार्यपालिका यानी जो एग्जीक्यूटिव है, इससे जुड़े हुए क्वेश्चन बहुत आते हैं। कार्यपालिका जो कि एक्टिवेशन करती है किसी भी रूल का, कोई भी कानून जो विधायिका बनाएगी उसको लागू करेगी, क्रियान्वित करेगी, कार्यपालिका। कार्यपालिका की बात करें तो कार्यपालिका के भी 2 भाग हैं। कार्यपालिका के 2 भागों की चर्चा करें तो एक हम कहते हैं जिसको राजनैतिक कार्यपालिका, और एक है जिसको हम कहते हैं प्रशासनिक कार्यपालिका। प्रशासनिक कार्यपालिका। अब प्रशासनिक कार्यपालिका की जैसे हम बात करें, नाम पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर इतना इंडिकेट किए दे रहे हैं, आप लोग पूरा ही लिख लीजिएगा, क्योंकि यदि पहली बार आप पढ़ रहे हैं। तो हमने कहा है कि कार्यपालिका के 2 भाग, एक है राजनीतिक और एक है प्रशासनिक। पहले हम प्रशासनिक पर चर्चा कर लेते हैं। जितने भी लोक सेवक हैं, जितने भी लोक सेवक हैं, लोक सेवक का अर्थ है IAS, IFS, IRS या इंक्लूडिंग IPS, ये जितने भी रैंक के अधिकारी होते हैं, इन सबको रखा गया है लोक सेवक कहा जाता है, और इन सबको रखा गया है प्रशासनिक कार्यपालिका में। प्रशासनिक कार्यपालिका से जुड़े हुए जितने भी सदस्य हैं वो प्रशासनिक विभागों में रहते हैं, और उनको उदाहरण के तौर पर हमने आपको समझाने के लिए लिख भी दिया है कि ये जितने भी IAS है, IFS है, IRS हैं या IPS हैं, ये सभी के सभी प्रशासनिक कार्यपालिका में आते हैं। बस प्रशासनिक कार्यपालिका से अगर जो क्वेश्चन बनता है तो इतना ही बनता है कि आखिर IAS को कहाँ रखा गया है, तो वो आपको 4 ऑप्शन दे देगा। एक तो ऑप्शन सीधा सीधा वहीं पर आपको मिल जाएगा, प्रशासनिक कार्यपालिका। प्रशासनिक कार्यपालिका का एक नाम और याद रखिएगा, और इस नाम पर अगर जो हम चर्चा करते हैं तो ये नाम आप याद रखिएगा, इसको कहा जाता है स्थायी कार्यपालिका। ये भी एक बार क्वेश्चन आया है कि स्थायी कार्यपालिका के नाम से किसको जाना जाता है, तो जो प्रशासनिक कार्यपालिका है इसी को स्थायी कार्यपालिका भी कहा जाता है, क्योंकि जितने भी सदस्य होते हैं वो 60 वर्ष या 62 वर्ष से पूरी आयु तक अपने कार्यकाल को पूरा करते हैं, तब जाकर के वो रिटायर होते हैं। कहने का अर्थ है कि यहाँ स्थायित्व है। अच्छा, हमने स्थायित्व की बात की, तो राजनैतिक को क्या कहेंगे, तो एक बार जरा राजनैतिक पर हम चर्चा कर लेते हैं। राजनैतिक के भी अपने 2 भाग हैं। राजनैतिक कार्यपालिका के जो 2 भाग हैं उसमें से एक भाग है वास्तविक, तो पूरा नाम अगर जो हम बोलेंगे तो वास्तविक कार्यपालिका, और दूसरा जो भाग है ये कहलाता है नाम मात्र कार्यपालिका। वास्तविक कार्यपालिका और नाम मात्र कार्यपालिका। जैसे नाम मात्र कार्यपालिका की बात करते हैं तो नाम मात्र कार्यपालिका में रखा गया है राष्ट्रपति को, बल्कि थोड़ा सा इसमें और इंक्लूड कर दे। नाम मात्र कार्यपालिका में भी हम जब चलते हैं तो इसको भी हम 2 जगह रख ले रहे हैं। एक रख ले रहे हैं केंद्र में और दूसरा रख ले रहे हैं राज्य में। एक है केंद्र में और दूसरा हम राज्य में रख ले रहे हैं। जैसे केंद्र की बात करेंगे तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि नाम मात्र कार्यपालिका, क्वेश्चन की हम चर्चा कर रहे हैं, जो क्वेश्चन आप लोग लिखते भी जाइएगा, जो लोग इन सब पर चर्चा लिख रहे हैं और बात भी कर रहे हैं। तो नाम मात्र कार्यपालिका केंद्र में भी पूछा जाएगा कि केंद्र में नाम मात्र कार्यपालिका किसको कहा जाता है। फिर क्वेश्चन बना राज्य में नाम मात्र कार्यपालिका किसको कहा जाता है।
फिर से एक बार रिपीट करें, केंद्र में नाम मात्र कार्यपालिका कौन है और राज्य में नाम मात्र कार्यपालिका कौन है। तो जब हम बात करते हैं यहाँ पर केंद्र में नाम मात्र कार्यपालिका की, तो केंद्र में जो नाम मात्र कार्यपालिका है ये होता है राष्ट्रपति और राज्य में ये होता है राज्यपाल। सरल है। इन्हीं पर किताबों ने 4-4, 5-5 पन्ने लिखे हैं और आपको भ्रमित करते हैं। कुछ नहीं है, चार्ट से हम प्रयास कर रहे हैं पढ़ाने का आपको। उस चार्ट में जो हम आपको थ्योरी बोलते हैं तो उस थ्योरी को आप समझ करके लिखते भी चले, साथ में आपके नोट्स तैयार हो जाएं। आगे आने वाली यूपी ट्रिपल एससी की जो वैकेंसी है लेखपाल की, उस वैकेंसी को टारगेट अभी बनाया है, लेकिन उसके अतिरिक्त यूपी ट्रिपल एससी और भी जितनी वैकेंसीज देगा इंक्लूडिंग पुलिस, आपको सभी जगह ये मेरे नोट्स कार्य करेंगे। तो हमने बात कही अभी नाम मात्र कार्यपालिका की, अब बात करते हैं वास्तविक कार्यपालिका की। तो वास्तविक कार्यपालिका की जब हम बात करेंगे तो वास्तविक कार्यपालिका में रखा गया है मंत्रियों को, चाहे वो केंद्र हो चाहे वो राज्य हो, चाहे वो केंद्र हो चाहे वो राज्य हो। जब हम राजनैतिक कार्यपालिका की बात करेंगे तो राजनैतिक कार्यपालिका के जो पहले भाग की हमने चर्चा की थी वास्तविक कार्यपालिका, इसमें मंत्रियों को रखा गया है, चाहे वो राज्य में हो चाहे वो केंद्र में हो। मैं एक बार फिर से बोल रहा, लेकिन अब यहाँ थोड़ा सा अंतर आ जाएगा। अंतर ये आ जाएगा कि हम फिर से केंद्र अलग किए ले रहे हैं और राज्य यहाँ से अलग कर रहे हैं। तो क्वेश्चन बना कि केंद्र में वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख किसे कहा जाता है, राज्य में वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख किसे कहा जाता है। फिर से सुने, केंद्र में वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख किसे कहा जाता है, राज्य में वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख किसे कहा जाता है। तो जब हम केंद्र की बात करेंगे तो साहब आंसर याद रखिएगा कि केंद्र में जो प्राइम मिनिस्टर होता है, जो पीएम होता है, यही यानी जो प्रधानमंत्री है, ये वास्तविक कार्यपालिका का मुखिया होता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि राज्य में कौन होगा। तो राज्य में ऑब्वियस सी बात है कि जो मुख्यमंत्री होगा, जो मुख्यमंत्री है, यही राज्य में वास्तविक कार्यपालिका का भी मुखिया होगा, यानी उसका प्रमुख माना जाएगा। तो सरकार के दूसरे पार्ट पर हम चर्चा कर रहे थे। दूसरा पार्ट है जिसमें हमने बात कही कार्यपालिका जो कि कानून को लागू करेगी, क्रियान्वित करेगी। उसके अपने दो भाग, उसके अपने दो भाग। अब इन दो भागों में हमने चर्चा की, पहला जो भाग हमने बात कही राजनैतिक कार्यपालिका और दूसरे भाग की जो हमने चर्चा की प्रशासनिक कार्यपालिका। अब प्रशासनिक कार्यपालिका में हमने कहा लोक सेवकों को रखा गया, आईएएस, आईएफएस, आईआरएस, आईपीएस को रखा गया है और ये पूरे 60 वर्ष या 62 वर्ष तक नियुक्त होते हैं। तो इसी कारण हमने इसको स्थायी कार्यपालिका कहा है। अब जरा यहाँ पर आ जाइए, राजनैतिक कार्यपालिका में आ जाइए। राजनैतिक कार्यपालिका में या तो राष्ट्रपति है, या तो राज्यपाल है, या तो राष्ट्रपति है, या तो राज्यपाल है, या तो प्रधानमंत्री है, या तो मुख्यमंत्री है। यही सभी हमने यहाँ पर चर्चा की है। कहने का अर्थ है कि यदि राज्यसभा विधान परिषद की बात करें तो राज्यसभा विधान परिषद में 6 वर्ष कार्यकाल, और उसी जगह विधानसभा और लोकसभा की बात करें तो 5 वर्ष कार्यकाल, राष्ट्रपति और राज्यपाल बात करें तो 5 वर्ष कार्यकाल। कुल मिलाकर के 5 वर्ष से 6 वर्ष के अंतराल में राजनैतिक कार्यपालिका के सभी सदस्य अपना पद त्याग देते हैं, यानी उनको जो उनका कार्यकाल है वो पूर्ण हो जाता है। तो क्योंकि एक लंबा समय स्थायित्व तो नहीं दिख रहा है, तो इस कारण हमने इसको एक नाम और दे दिया और ये नाम हो गया अस्थायी कार्यपालिका। तो ये बात हुई कार्यपालिका पर, लेकिन अभी ये पूर्ण नहीं हुई है। आज हमें क्वेश्चन के साथ में इस क्लास को छोड़ करके आगे बढ़ रहे हैं। ये आप पूरा का पूरा चार्ट आप बना लीजिए। अभी लास्ट में हम एक बार पूरा रिवाइज फिर से करा देंगे। क्वेश्चन भी हम साथ में बोलते जा रहे हैं, तो उस क्वेश्चन को भी सुन लें जो कार्यपालिका में ही अगले चैप्टर पर हम चलेंगे। क्वेश्चन है कि सामूहिक रूप से केंद्रीय मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होता है। दूसरा क्वेश्चन, व्यक्तिगत रूप से केंद्रीय मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तीसरा क्वेश्चन, व्यवहारगत रूप से केंद्रीय मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होता है।
क्वेश्चन साहब इस तरीके के बहुत बनेंगे, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में अब ये क्लास आपकी इम्पॉर्टेंट होती जा रही है धीरे धीरे। यदि आपने इसमें कोई भी पॉइंट ना समझ में आए तो आप उसको तुरंत लिख करके पूछ लें। लेकिन हम एक बार फिर से इस चार्ट को पूरा बता दे रहे हैं। हमने कहा सरकार के चार भाग में से दूसरे भाग की हम चर्चा कर रहे हैं। जो दूसरा भाग है ये है कार्यपालिका के अपने दो भाग, एक राजनैतिक, दूसरा प्रशासनिक। और प्रशासनिक में रखा गया है सभी के सभी लोक सेवकों को। इसके बाद में राजनैतिक, तो राजनैतिक के अपने दो भाग, वास्तविक और नाममात्र में दो को रखा गया, दो भागों में रखा गया, यानी एक केंद्र में है, दूसरा राज्य में है। जो केंद्र की बात करें तो केंद्र में नाममात्र कार्यपालिका में राष्ट्रपति आता है, और जब हम राज्य की बात करेंगे तो नाममात्र कार्यपालिका में राज्यपाल आता है। वास्तविक कार्यपालिका में जितने भी मिनिस्टर्स हैं, मंत्री, उनको रखा गया है। अब मंत्री केंद्र में भी होते हैं, मंत्री राज्य में भी होते हैं, और मंत्रियों में जो प्रधान होगा या जो मुखिया होगा वो केंद्र में भी है, राज्य में भी है। तो राज्य में जब हम मंत्रियों के मुखिया की बात करेंगे तो राज्य में उसको हम मुख्यमंत्री कहते हैं। केंद्र में जब हम उसी हेड की बात करेंगे, मुखिया की बात करेंगे, तो उसको हम प्रधानमंत्री कहते हैं। तो यहाँ पर हमने कहा प्रधानमंत्री, यहाँ पर कहा मुख्यमंत्री। बहुत इजी था ये समझना। आप इन जितने भी चार्ट हम आपको बता रहे हैं, इन चार्टों को कई बार लिख करके तैयार करेंगे तो आपको इन सभी क्वेश्चंस पर कमांड आ जाएगी। तो आपको कैसा लगा हमारा आज का ये वीडियो, आज का ये लेक्चर, आप हमें ज़रूर बताएं। और इसी के साथ आज की ये टॉपिक, ये क्लास हम यहीं पर रोक रहे हैं। तो आप भी लॉकडाउन में घर पर रहें, सुरक्षित रहें और बहुत सुरक्षित रहें। धन्यवाद। हेलो बच्चों, अरे सरप्राइज हो गए कि अरे यार कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास में, मतलब पॉलिटी की क्लास में गौरव सर कहाँ से आ गए? क्या ये पढ़ाएंगे क्या? नहीं बच्चों, मैं बस आपके सामने आया हूँ कि आपको कैसा लगा आप कमेंट करिएगा, फीडबैक दीजिएगा बच्चों। क्योंकि मुझे पता है कि जो वनडे एग्ज़ाम आपके होने हैं, चाहे वो लेखपाल का हो, जो वनडे एग्ज़ाम होते हैं, आप बिलीव करो कि इससे ज़्यादा कंटेंट जो हम लोग प्रोवाइड करेंगे, मतलब ये हम लोगों की मीटिंग हुई है कि जो कंटेंट दिया जाए एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो, मतलब उससे बच्चों का एग्ज़ाम निकले। एग्ज़ाम आपको देना है लेखपाल का, UPSSC के से जो एग्ज़ाम होते हैं, और आपकी तैयारी हम लोग IAS के लेवल की करा दे, तो उससे गुरु कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपकी जो तैयारी की जा रही है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कराई जा रही है, ठीक है। तो बच्चों ये वीडियो आपको अच्छा लगे, इसको आप शेयर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइएगा कि गौरव क्लासेस में सिर्फ मैथ्स ही नहीं, आपको कंप्लीट। अच्छा, कुछ बच्चों ने कमेंट किया कि सर ये चीजें कंटिन्यू रहेंगी कि नहीं रहेंगी। बेटा कंटिन्यू रहेंगी, आप इस पे ट्रस्ट करो मेरे पे कि ये चीजें कंटिन्यू रहेंगी, और इवन की और भी लोग इसमें जुड़ेंगे। जैसा कि मैथ्स में पढ़ा रहा हूँ, मोहित सर आपको जीके का पूरा जीके जीएस वाला पार्ट, साथ में कन्हैया सर भी ज्वाइन करेंगे। एक टीम है, साथ में हमारे गोपाल सर आएंगे, रीजनिंग पे ध्यान देंगे। इंग्लिश के लिए भी जो बच्चों का एग्जाम इंग्लिश, जिसके एग्जाम में इंग्लिश आती है उसके लिए भी हमारे सर आएंगे। मतलब एक टीम है। ये टीम का उद्देश्य ही रहेगा कि आप लोगों को अच्छे स्थान पे ले जाना, मतलब आपका सिलेक्शन कराना। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा, सभी लोगों को बताइएगा, ठीक है, और कमेंट करना ना भूलिएगा। और पहली बार वालों बच्चों सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने के बाद आपको, मैं ज्यादा बात नहीं करता हूं, 10 से 15 दिन में आपको लग जाएगा कि आपने जो चैनल सब्सक्राइब किया है वो आपको क्वालिटी दे रहा है कि नहीं दे रहा है। कुछ वीडियोस प्लेलिस्ट में पड़े हैं मैथमेटिक्स के, उनको आप देख लीजिएगा। जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं, आपको मैं विश्वास दिला रहा हूं, आपको 10 से 15 दिन में ये चीजें लग जाएंगी कि आपने जो चैनल सब्सक्राइब किया है वो आपको क्वालिटी दे रहा है। चलिए, जय हिंद बोलते हुए मैं आपसे विदा लेता हूं। वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।